हाय। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट क्यों रीड करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की हेल्प से ही हमें कंपनी के बारे में काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एनुअल रिपोर्ट ही सबसे अच्छा सोर्स है जिसकी हेल्प से उसको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हालांकि ऐसी बहुत सारी मीडिया वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का दावा करती हैं, लेकिन हमें उनको अवॉइड करके कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो आखिर एनुअल रिपोर्ट होती क्या है? एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है जो हमें किसी भी कंपनी के पिछले साल की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। एनुअल रिपोर्ट को रीड करके इन्वेस्टर्स और दूसरे इंटरेस्टेड लोग कंपनी की एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये जान लेना चाहिए कि हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना मैंडेटरी होता है। एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हमें बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंपनी के अलग अलग रेवेन्यू सेगमेंट्स, कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के अगेंस्ट लीगल केसेस, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स एट्सेट्रा और बहुत कुछ। आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि एनुअल रिपोर्ट हमें मिलेगी कहाँ। एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को आप यूजुअली उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जैसे ही आप एक एनुअल रिपोर्ट ओपन करेंगे, आप उसके बहुत सारे पेजेस देख के ज़रूर सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो कंपनी के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको उन सभी सेक्शंस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस बताने वाले हैं जिन पे आपको मेनली फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज के इस एपिसोड के बाद आप ये एक कंपनी और उसके बिजनेस को एनालाइज करने के प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट में हमें किन किन सेक्शंस पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स पेज पे जाएं। एनुअल रिपोर्ट में कवर किए गए सारे पॉइंटर्स इस पेज पर पेज नंबर के साथ मेंशन्ड होते हैं। इस कंटेंट्स पेज की हेल्प से हम क्विकली उन सेक्शंस पर जा सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल और रेलेवेंट हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें इन सेक्शंस पर मेनली फोकस करना चाहिए। बिजनेस ओवरव्यू, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाइलाइट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, 10-year फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इन सारे सेक्शंस को वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि TCS की एनुअल रिपोर्ट को हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप भी इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें और उसके बाद जब हम सभी सेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे साथ साथ इसको फॉलो भी करें ताकि आप सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप TCS की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके ये सभी सेक्शन समझते हैं। एक एनुअल रिपोर्ट में हमें सबसे पहले कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन देखना चाहिए। इस सेक्शन की हेल्प से हमें कंपनी, इसके बिजनेस और इसके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स या प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली इस सेक्शन में हमें ये पता लगता है कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। कई सारी एनुअल रिपोर्ट्स में बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन को कंटेंट टेबल में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होता है, बट TCS की एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन को मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन के सब सेक्शन के रूप में दिया गया है। TCS के बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ओवरव्यू सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि TCS is an IT services, consulting and business solutions organization partnering many of the world's largest businesses in their transformational journeys for the last 50 years. इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि TCS एक IT सर्विसेज फर्म है जो पिछले 50 सालों से इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस रन कर रही है। राइट हैंड साइड में कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कॉन्टिनेंटल यूरोप, एशिया पैसिफिक, इंडिया और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका जैसे एरियाज में अच्छी प्रेजेंस है।
राइट बॉटम में कंपनी के अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स भी मेंशन्ड हैं, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि BFSI, रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, एनर्जी, रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज, पब्लिक सर्विसेज। इसके बाद की 2 इमेजेस में हम देख सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके अपने एंड कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। इसके लिए कंपनी अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल एटसेट्रा पर फोकस करती है। इसके बाद की इमेज में कंपनी के सेगमेंट वाइज और लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की डिटेल्स दी गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी का 40% रेवेन्यू BFSI सेगमेंट से आता है, और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो अमेरिकाज एंड यूरोप लोकेशंस TCS के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों टोटल रेवेन्यू का 51.3% एंड 31.9% रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से हम बिजनेस ओवरव्यू सेक्शन की मदद से कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है फाइनेंशियल हाइलाइट सेक्शन। कुछ केसेस जैसे कि TCS में इसको परफॉर्मेंस हाइलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सेक्शन हमें अलग अलग सेगमेंट्स, प्रोडक्ट्स या लोकेशंस के हिसाब से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। इसको जनरली एक टेबल या ग्राफ के रूप में शो किया जाता है। TCS के परफॉर्मेंस हाइलाइट सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इमेज में कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे कि रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्लाइंट एंड एम्प्लॉय मैट्रिक्स, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि EPS एटसेट्रा। जैसा कि आप ग्राफ्स में देख सकते हैं कि 2021 में TCS का रेवेन्यू 1.64 लाख करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 से 8.6% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 24.6% से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2021 में 25.9% हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में एट्रिशन रेट डिक्रीज होके 7.2% पर आ गया, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस प्रकार हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अलग अलग मैट्रिक्स के हिसाब से कैसे परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेक्शन में कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और उनकी प्रोफाइल को देखा जा सकता है। इससे हमें यह अंदाज़ा लग सकता है कि किसी भी कंपनी के मेजर डिसीजन लेने वाली अथॉरिटीज़ के पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर हम TCS की एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन में कंपनी के सभी इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जबकि कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि बोर्ड मेंबर्स की एवरेज एज 60 ईयर्स की है और कंपनी के बोर्ड का एवरेज टेन्योर 5 ईयर्स का है। बोर्ड में हाईएस्ट टेन्योर 14 सालों का है। इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो कंपनी के साथ एक लंबे समय से एसोसिएटेड हैं। मैनेजमेंट टीम में हम देख सकते हैं कि सभी CXOs के नाम दिए गए हैं। मिस्टर राजेश गोपीनाथन CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट सेक्शन है की मैनेजमेंट स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट के इस सेक्शन में कंपनी के की पर्सनल जैसे कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO अपने शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हैं, जिसमें वो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर गोल्स को हाईलाइट करते हैं। अगर हम TCS की एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कंपनी के चेयरमैन एंड CEO ने अपने शेयर होल्डर्स के नाम एक लेटर एड्रेस किया है। चेयरमैन मिस्टर N चंद्रशेखरन के इस लेटर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कंपनी ने किस प्रकार कोविड-19 के साथ डील किया और हमेशा की तरह TCS आज भी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज एंड बिलीव्स को फॉलो कर रही है। उन्होंने लिखा, TCS agility, resilience and responsiveness during the crisis earned a tremendous goodwill from customers and enhanced its standing in the market। यानी कंपनी ने पैंडेमिक के दौरान जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है उससे कस्टमर्स का TCS में विश्वास और ज़्यादा बढ़ चुका है और TCS मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी फ्यूचर में ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर रही है। आइए अब जरा कंपनी के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश गोपीनाथन के लेटर पे भी एक नज़र डालते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि कंपनी ने किस तरह से एक नए ऑपरेटिंग मॉडल सिक्योर बॉर्डरलेस वर्क स्पेसेस यानी कि SBWS को इम्प्लीमेंट करके पैंडेमिक से डील किया। साथ ही उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ के बारे में भी बात की है।
इसके अलावा उन्होंने कुछ और पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया, जैसे सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, फ्रेश टैलेंट्स को हायर करना एटसेट्रा। लास्ट में उन्होंने ये कहते हुए अपने मैसेज को एंड किया कि कंपनी अगले कुछ सालों में एक्साइटिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। नेक्स्ट सेक्शन है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। पूरी एनुअल रिपोर्ट में ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन में जनरली कंपनी की मैनेजमेंट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबल सिनेरियोज पर कमेंट करती है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्री के ट्रेंड के बारे में भी बात करते हैं जिसमें कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है। इस प्रकार से ये सेक्शन हमें कंपनी के सभी अफेयर्स का एक ओवरव्यू देता है। इसके साथ ही इस सेक्शन में कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि सेगमेंट वाइज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का रिव्यू, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्क। एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क एंड कंसर्न्स को ज़रूर समझना चाहिए। TCS के MD&A सेक्शन में कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू सेगमेंट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी एटसेट्रा के बारे में काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। हमने इस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस को सिलेक्ट किया है जो एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए रेलेवेंट है। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। इस पेज पर मैनेजमेंट ने IT इंडस्ट्री पे कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि 2020 में ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंड 3.2% से डिक्रीज होकर अराउंड $1.4 ट्रिलियन पर आ गया और साथ ही IT सर्विसेज स्पेंडिंग में 3.9% की गिरावट देखने को मिली। वहीं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में 2.4% की गिरावट आई। आप स्क्रीन पर दिए गए दो ग्राफ्स में देख सकते हैं कि पैंडेमिक के बावजूद लास्ट डेकेड में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2011 से फाइनेंशियल ईयर 2021 में TCS की ग्रोथ मार्केट ग्रोथ रेट से दुगनी तेजी से हुई है। इस पेज पर कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है, जैसे कि TCS Eon, Ignio, TCS Add, TCS Optumera, TCS Hobbs, TCS Mastercraft एटसेट्रा। इससे नेक्स्ट इमेज में कंपनी के मैनेजमेंट ने सभी सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस पर डिटेल्ड कमेंट्री की है, जिससे हमें एक इन्वेस्टर के तौर पर कंपनी के प्लान्स और हर एक सेगमेंट पर इसके व्यू के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कंपनी के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी कि BFSI वर्टिकल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि कंपनी मेनली इन एरियाज में स्पेंड कर रही है: कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बैक ऑफिस ऑपरेशंस, adoption of payments, robo-advisory systems, crypto custody solutions, etc. इसके बाद मैनेजमेंट ने कंपनी के रिस्क के बारे में भी बात करी है, जैसे कि disruption and uncertainty in business due to COVID-19 pandemic, business model challenges due to rapidly evolving technologies, litigation risk, currency volatility, breach of data protection laws और बहुत कुछ। अगर फ्यूचर में इनमें से कोई भी रिस्क एक रियलिटी बन जाती है तो उसके साथ डील करने के लिए कंपनी ने मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी मेंशन की है। इसके बाद मैनेजमेंट ने कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में भी बात की है। उन्होंने मेंशन किया है कि TCS anticipates increased investments by customers in growth and transformation initiatives that deepen customer engagement, enable competitive differentiation, improve supply chain resilience and drive revenue growth। यानी कि उनको ये उम्मीद है कि कस्टमर्स फ्यूचर में ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, इंडस्ट्री में एक हेल्दी कंपटीशन आएगा और इसके साथ ही सप्लाई चेन में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। कंपनी अपनी रैपिड ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक थीम्स भी एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में रेगुलेटरी कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटो सेक्टर में कनेक्टेड व्हीकल्स। ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को लेके पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स के बारे में। इस सेक्शन में कंपनी की सभी सब्सिडरीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि उनका नाम और उनकी ओनरशिप स्टेक परसेंटेजेस एटसेट्रा। इससे हमें कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स एंड शेयर होल्डिंग समझने में हेल्प मिलती है। बट यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सब्सिडरी का मीनिंग क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम आपको समझाते हैं। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरीज हैं। इसी प्रकार बजाज ऑटो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। होपफुली अब आप सब्सिडरी का मतलब समझ चुके होंगे।
TCS की एनुअल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि TCS की 50 से भी ज़्यादा सब्सिडरीज हैं और इनका होल्डिंग परसेंटेज भी सेकंड लास्ट कॉलम में मेंशन्ड है। आप कुछ सब्सिडरीज के नाम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि एक्ट ऑनलाइन लिमिटेड, MP ऑनलाइन लिमिटेड एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कैनेडा INC एटसेट्रा। नेक्स्ट है 10 ईयर फाइनेंशियल हाईलाइट सेक्शन। इस सेक्शन में कंपनी के लास्ट 10 इयर्स के फाइनेंशियल्स को शो किया जाता है। इसके लिए कुछ मेट्रिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि टोटल इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स, नेटवर्थ एटसेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स कंपनी के लास्ट 10 इयर्स की ग्रोथ और परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से जान सकें। TCS की एनुअल रिपोर्ट में इसके 10 सालों की फाइनेंशियल्स में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2012 से फाइनेंशियल ईयर 2021 तक किस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा लगातार इंक्रीज हुआ है। इससे नेक्स्ट टेबल में लास्ट 10 इयर्स के की फाइनेंशियल रेशियोज की इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट बाय टोटल रेवेन्यू, एबिटा बाय टोटल रेवेन्यू, डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो एटसेट्रा। इन दोनों टेबल को देखकर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि TCS पिछले 10 सालों में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। अब लास्ट में हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिटेल में एनालाइज करना चाहिए। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम फर्दर 2 सबसेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। A. Standalone financial statements. B. Consolidated financial statements. स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जनरली एक कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी के नंबर्स या फिर फाइनेंशियल्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सब्सिडरीज के फाइनेंशियल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के साथ साथ इसकी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें मेनली 3 स्टेटमेंट्स पर फोकस करना चाहिए: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। TCS की एनुअल रिपोर्ट में स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बट इस एपिसोड में हम सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को ही शो करेंगे, बिकॉज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करने की बात आती है तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को देखेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को देख सकते हैं। अगर आप बैलेंस शीट को डिटेल में रीड करना और समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने इस मॉड्यूल में एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया है, तो आप वो वीडियो देखकर इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पर हम कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट या लॉस देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है, इस पे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में इन डिटेल बात की है, सो आप ज़रूर वो एपिसोड भी देखें। इसके बाद फाइनली यहाँ पर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट शो हो रहा है। इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश जनरेट किया है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको भी हमने एक अलग एपिसोड में कवर किया हुआ है। आप उस वीडियो की मदद से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ना सीख सकते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरह ही हमें स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करना आना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कंपनी की सब्सिडरीज को इससे अलग कर देने पर कंपनी के नंबर्स कैसे दिखते हैं। फाइनली आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आज हमने ये सीखा कि किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कौन से सेक्शंस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको एक पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी 2 एनुअल रिपोर्ट सेम नहीं होती, यानी कि अलग अलग कंपनीज उनकी रिक्वायरमेंट्स और इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट में एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको ये सभी सेक्शंस मिल जाएंगे जो हमने आज डिस्कस किए। हालांकि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स में ये सेक्शंस आपको अलग अलग जगह पर मिले। तो आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में जाने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में फाइंड ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्टेंट्स टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं। होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आई एम श्योर कि अब आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को ईजिली एनालाइज कर पाएंगे।
स्टार्टिंग में एनुअल रिपोर्ट को रीड करना थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लग सकता है, बट इसकी हेल्प से आपको अलग अलग बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जैसे जैसे आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस के साथ, ये काम आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी होता जाएगा। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।